नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 22 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो 11 फरवरी को होगा, बीएड थर्ड सेमेस्टर सेशन 2023-24 पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ हिंदी। यहाँ ओमार सीट नंबर आप लोग जरूर लिखा करें, हालांकि सेम बुकलेट नंबर ही रहता है लगभग, कभी कोई डिफरेंस आ जाता है। तो सीरीज बी थी अपनी, कोई मतलब इसका नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना, उस समय आपके जो समय थे 2 घंटे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका 1.5 घंटा रहेगा एक पेपर का। ठीक है, 50 अंक का पेपर है आपका। तो अभी आपका पेपर क्या है, 2:30 से होगा पहला पेपर। ठीक है, तो 3-4 1.5 घंटा हो गया। फिर 4 बजे से आपका पेपर, ध्यान रखना, 5:30 में, मतलब दोनों पेपर आपको साथ साथ 3 घंटे में दोनों पेपर देना है। क्लियर है आप लोग? तो उस समय 2 घंटे था, लेकिन 4 घंटा हो जा रहा था, लेकिन इस समय जो पेपर आपका रहेगा 1.5 घंटा, मतलब 3 घंटे में दोनों पेपर हल करना है। ठीक है, तो 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है। आप लोग ध्यान रखना, आपको 26 प्रश्न सही करना है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, 40 अंक चाहिए आपको। यहाँ पर 50 अंक है, तो 50 अंक पूरा चाहिए पास होने के लिए। तो 50 में आप जो है 65 से भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा 0.769। इसमें आप 26 से गुणा करके देख लीजिए 20 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 40% कितना होता है 50 का 20, तो देखिए 20 आ जाएगा, मतलब 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो सही जवाब हो जाएगा पहले का, वार्षिक परीक्षा। जो आपका छमाही या वार्षिक परीक्षा होती है, ये क्या है, वो योगात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप लोग एग्जाम जो देने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का 11 फरवरी को, इसे जरूर देख के जाइए, कम से कम यहाँ से 20 से 25 प्रश्न आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है? तो ए बहुविकल्पी, बी सत्य सत्य, सी वाक्य पूर्ति, डी लघुत्तरी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। लघुत्तरी प्रश्न कैसे होते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, पूर्व निर्धारित मानकों और मानदंडों के आधार पर। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किसी छात्र के समस्या समाधान कौशल के आकलन की सबसे उपयुक्त मूल्यांकन तकनीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, समूह परिचर्चा। समूह परिचर्चा। शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों के सीखने का समग्र मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। अगला प्रश्न है 7 नंबर, त्रिभाषा सूत्र में आध्यात्मिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी गई? सही जवाब हो जाएगा बी, मातृभाषा को। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा या व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य से है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, अभिरुचि परख। अगला प्रश्न है, प्रथम कक्षा में हिंदी शिक्षण विषय का प्रारंभिक शिक्षण कैसे किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, चित्र पठन द्वारा। अगला प्रश्न है, भाषा के विकास क्रम में भाषा को वाचन के बाद सिखाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, पठन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 360 डिग्री मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? तो इसका ध्यान रखना आप लोग। सही जवाब हो जाएगा डी, या शिक्षक के प्रभावशीलता का समग्र मूल्यांकन करता है, ये गलत है। हालांकि जो प्रैक्टिस सेट 8 किए थे उसमें मैंने ए बताया था, ये ठीक है, या शिक्षकों के मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाता है, तो ये जो है हालांकि व्यापक बनाता है, ये भी हद तक मतलब दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा बेहतर उत्तर कौन सा होगा, डी होगा।
तो जो प्रैक्टिस सेट 8 में किए थे उसमें आप लोग ध्यान मत देना, उसको डी मान लेना, ठीक है। बाकी अपने अनुसार आप सर्च कर लीजिए जो आपको उचित लगे, क्योंकि कहीं कहीं ए दिखा रहा है, कहीं कहीं डी। लेकिन ये क्या है, जो 60 अंक मूल्यांकन है, ये शिक्षकों की प्रभावशीलता का समग्र मूल्यांकन नहीं करता। ये अभी हम लोग क्वेश्चन में ही देख चुके हैं, ये शिक्षक नहीं बल्कि छात्र के प्रभावशीलता का समग्र मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, सही जवाब इसका हो जाएगा डी, ठीक है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी, या शिक्षक की प्रभावशीलता का समग्र मूल्यांकन करता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो आप प्रैक्टिस सेट 8 में क्वेश्चन नंबर 11 था वो आपका डी मान लेना उसको, ठीक है। ए उसमें बताया था, हालांकि ए डी दोनों सही, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करके कौन ज़्यादा मानता है, लेकिन डी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना डी। अगला प्रश्न है, मौखिक भाव प्रकाशन का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, लिखित रचना का विकास। मौखिक मतलब जो मुंह से बोला जाए, मौखिक भाव प्रकाशन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सही जवाब है लिखित रचना का विकास। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम अर्थात कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसमें वह अपने पदार्थ अर्थात विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह अर्थात विद्यालय में चित्रित कर सके। यह परिभाषा किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसमें वह अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुरूप अपने कलागृह में चित्रित कर सके। परिभाषा किसकी है, सही जवाब हो जाएगा सी, कनिंघम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर साल पूछा जाता है लगभग। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक चयन में ध्यान रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम की भाषा शैली, पुस्तक की छपाई, चित्रों के आकार, विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक तार्किक सिद्धांत। तो पाठ्य पुस्तक चयन में ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक यहाँ जो बुक है उसकी बात करें, चयन में सब कुछ ध्यान रखा जाता है, ठीक है। भाषा शैली भी, चित्र भी, और विषय वस्तु वैज्ञानिक तार्किक। हर सबसे बेस्ट जवाब तो सी है, लेकिन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तीनों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 15 नंबर, करिकुलम की रचना में ध्यान रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, शिक्षक व छात्र दोनों का। अगला प्रश्न 16 नंबर, प्राथमिक स्तर पर शाश्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास। अगला प्रश्न है, बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों की जोर से पढ़ता है, या बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है, या क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, शाब्दिक पठन। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना डी, खेल पद्धति। अगला प्रश्न है 19 नंबर, विचारों का संप्रेषण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, बोलकर। अगला प्रश्न है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य, जो गृह कार्य आपको दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कविता शिक्षण का मुख्य अंग है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, भावबोध, ठीक है। 21 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 22 नंबर, ध्यान रखिएगा, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराने हेतु अधिक उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, लिंग्वाफोन, ठीक है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का मुख्य प्रयोजन है। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी। अगला प्रश्न है, संवाद पाठ के शिक्षण में बालकों के लिए सबसे अधिक उद्बोधक सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, मौखिक उदाहरण। अगला प्रश्न है 25 नंबर, हिंदी भाषा में मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना आप लोग सी, विषय ज्ञान की जांच करना। अगला प्रश्न है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। सही जवाब हो जाएगा बी, निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ में आप विचार अपना व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो निबंधात्मक सबसे बेस्ट है, कितना भी आप लिख सकते हो ओपन माइंड से। अगला प्रश्न 27 नंबर, मूल्यांकन प्रविधि है। तो ये छात्र अध्यापक का स्वयं का आत्म परीक्षण,
बी परीक्षा की सहायक सामग्री, सी छात्र की परीक्षा, डी तो सभी। तो मूल्यांकन प्रविधि क्या है? सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना, सी छात्र की परीक्षा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, थोड़ा सा डी में तो ध्यान रखना। इसमें जो 28 नंबर है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका ए है मानदंड परीक्षण, दूसरा है उद्देश्य धारित परीक्षण, तीसरा है निर्देशात्मक परीक्षण, चौथा है मानक परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 28 का निर्देशात्मक परीक्षण। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं तो निर्देशात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है 29 नंबर, गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है। तो ए व्याख्या विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी स्पष्टीकरण विधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 29 का ए। गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है तो ए व्याख्या विधि। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 30 का भी, रचनात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, रचनात्मक उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, इसमें ध्यान रखना, तो डी में मातृभाषा, मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है। ठीक है, मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, या कथन किसका है? तो ए रायबर्न, बी महात्मा गांधी, सी कॉलरिज, डी सिम्पसन। तो मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी कॉलरिज में। अगला प्रश्न है द्रुत पाठ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? द्रुत मतलब तेजी से। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी पठन में सुधार। अगला प्रश्न है हृदय शिक्षण में गीत तथा नाट्य प्रणाली किस स्तर पर उपयोगी होगी? तो हिंदी शिक्षण में गीत तथा नाट्य प्रणाली किस स्तर पर उपयोगी है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 33 का ए प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है 34 नंबर, हिंदी शिक्षण में शिक्षक द्वारा किया गया वाचन कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के परीक्षण पद उपयोगी हैं? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ दोनों। अगला प्रश्न है रसानुभूत किस विधा के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 36 का बी। 36 का सही जवाब है बी पद्य शिक्षण का। ठीक है, रसानुभूत किस विधा के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा बी प्रमुख उद्देश्य है। तो पद मतलब जो गीत वगैरह होता है, गद्य कविता वगैरह होता है, वो पद्य होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 37 नंबर, शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी बी.एस. ब्लूम। ठीक है, बी.एस. ब्लूम। 3 भागों में गद्यात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अगला प्रश्न है देखो और लिखो शिक्षण विधि किस विधा में प्रयुक्त होती है? सही जवाब हो जाएगा सी निबंध रचना में। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा के आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी लिखित परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित कराना, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षा में उपलब्धि की जांच की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 41 का डी उपलब्धि परीक्षण से। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है 43 कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, बी क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 44 शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण होता है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए प्रभावी। अगला प्रश्न है आँख, कान तथा हाथ का प्रयोग किस शिक्षण विधि के लिए आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 45 का
बी मंटेसरी विधि। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा पर चिंतन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, एलन। अगला प्रश्न है, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति या कथन किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, स्वीट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी, पंकज। अगला प्रश्न है 49, मन के भावों को दर्शाने वाले वाक्यों में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, भाग 17 में। कितनी भाषाएं हैं? 22, ध्यान रखना ये चीज। अगला प्रश्न है, एक भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का प्राथमिक लक्ष्य है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, शब्दकोश का विकास करना। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण सूत्र नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए परिचित अवधारणाओं एवं उदाहरणों के प्रयोग पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण का कौन सा सिद्धांत छात्रों के सुलेख एवं श्रुतलेख के अभ्यास पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, बोलने और लिखने में अनुरूपता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य एवं उद्देश्य के संबंध में सत्य है? 54 का सही जवाब हो जाएगा ए, लक्ष्य व्यापक होते हैं जबकि उद्देश्य संकुचित होते हैं। अगला प्रश्न है, 55, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, विषय से। अगला प्रश्न है, किस विधि से छात्र स्वयं निरीक्षण चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि हिंदी शिक्षण में संबंधित नहीं है या फिर हिंदी शिक्षण से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ्य पुस्तक विधि। अगला प्रश्न है 58, हिंदी शिक्षण की ढांचागत प्रणाली में संरचनाओं के चयन का कौन सा सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, कठिनता। अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण की किस विधि में संपूर्ण कविता को खंडों में विभाजित कर प्रश्नों का माध्यम से पढ़ाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, व्याख्या विधि। अगला प्रश्न है 60, पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना डी, सभी, वास्तविक जीवन से संबंधित, बालकों की मानसिक योग्यताओं से अनुरूप और बालक के रुचि के अनुरूप। अगला प्रश्न 61, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी के पाठ्य पुस्तक के महत्व को नहीं दर्शाता? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, रटने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, हिंदी पाठ्य पुस्तक में बोधगम्य प्रश्नों को शामिल किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना निर्माण का सर्वप्रथम कौन सा चरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने के उद्देश्यों की पहचान करना। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना का कौन सा उपागम के उपयोग पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, हर्बर्ट उपागम। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना के निर्माण से संबंधित ब्लूम उपागम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग। पाठ्य योजना के निर्माण से संबंधित ब्लूम उपागम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, इस उपागम में शिक्षण उद्देश्यों का लेखन मानसिक योग्यता के आधार पर होता है। अगला प्रश्न 66, निम्नलिखित में समानता कौन सा इकाई योजना में शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, सीखने के संसाधन। अगला प्रश्न है 67, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, विशिष्ट शिक्षण
कौशल का अभ्यास। अगला प्रश्न 68, संचलन, हाव भाव, मौन विराम, अंतःक्रिया शैली परिवर्तन किस शिक्षण कौशल के घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, जीवन उद्दीपन परिवर्तन कौशल। 68 का सही जवाब है ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य के कठिन शब्दों के निस्तारण हेतु कौन सी युक्ति उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी, वस्तु दिखाकर, वाक्य प्रयोग द्वारा, क्रियाओं द्वारा, सभी। ठीक है, गद्य पाठ के कठिन शब्दों का निवारण हेतु कौन सी युक्ति उपयुक्त है? तो सभी। अगर आप वस्तु दिखा रहे हैं, वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, क्रियाओं द्वारा, सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है 70, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना डी, तुलनात्मक विधि की। प्राथमिक स्तर पर बहुत लो लेवल होता है, गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, ये तीनों हैं, लेकिन डी नहीं है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति एवं सृजनात्मकता बढ़ाती है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जहां विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के अभ्यास द्वारा भाषा सीखते हैं वह है? सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है 73, हिंदी शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया। दृश्य श्रव्य मतलब दिखाई भी दे, सुनाई भी, जैसे टेलीविजन। तो हिंदी शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, पाठ को रोचक बनाने, अर्जित ज्ञान के स्थायित्व के लिए, छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निश्चित, स्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्न होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 74 का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न है 75, मापन एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, मापन आकलन होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो मापन एवं मूल्यांकन संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए, मापन आकलन होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है, ये सही नहीं है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं BD 305 डी, फर्स्ट लैंग्वेज मतलब पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, हिंदी का, तो इसे जरूर देख के जाइए। कम से कम 20 से 25 या 30 प्रश्न भी सेम टू सेम आ सकता है। तो आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी सबको शेयर की, सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि आपको भी पता है परसेंटेज कहीं जुड़ने वाला है नहीं, तो सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो, निवेदन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।